हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने इतिहास की एक सीरीज चलाई है जिसमें हम प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ाया था और आज मैं आपके लिए भाग 2 लेके आई हूँ। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि पहले जो साधु संत, यानी सिंधु को हम रिलेट करेंगे साधु संतों से, कि पहले के साधु संत जो थे वो सभ्य थे, काफ़ी विद्वान थे। लेकिन आजकल का मतलब जो ज़माना है, जिस ढंग से आज का युग है, तो आजकल जो है साधु संतों से हमारा विश्वास ही जो है वो उठ गया है। तो हमारे मुंह से क्या निकलता है कि काश, काश यानी कांस्य, कि काश अब भी जो साधु संत हैं वो पहले की तरह महान और विद्वान होते। तो बन गया हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हमारा दूसरा पॉइंट है, इस सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। तो किस सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि पहले जो साधु संत होते थे उनका आधे से ज़्यादा जीवन, यानी आधे से ज़्यादा इतिहास या फिर आधे से ज़्यादा जीवन जो है वो कहाँ पे? जंगलों में ही व्यतीत होता था। बस आधे से जब आपको याद आ जाएगा तो आद्य इतिहास, ठीक है फ्रेंड्स, कि आधे से ज़्यादा जीवन साधु संतों का जंगलों में ही व्यतीत होता था तपस्या करते हुए। तो बस ये बन गया हमारा कि इस सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। अब तीसरा पॉइंट है, सैंधव समाज मातृ प्रधान था। अब साधु संत हो या कोई भी हो, हर कोई अपनी मातृभूमि से जो क्या करता है वो प्रेम करता है। तो मातृ से यानी मातृ प्रधान। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, क्या है ये? सूती तथा ऊनी वस्त्र। अब हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि साधु संत जो है उन्हें कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता था। वो मतलब बड़ी गर्मियों में ना तो सूती वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग करते थे और ना ही सर्दियों में ऊनी वस्त्रों का, क्योंकि आधे से ज़्यादा तपस्या तो उनकी जंगलों में व्यतीत होती थी। तो उन्हें किसी भी प्रकार की सर्दी गर्मी का मतलब बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। तो बन गया हमारा ये कि सिंधु सभ्यता में सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में शाकाहार तथा मांसाहार दोनों का प्रचलन था। अब जो साधु संत होते हैं उन्हें भोजन से कुछ भी लेना देना नहीं होता, चाहे वो शाकाहार हो चाहे मांसाहार। वो तो जंगलों के ही मतलब जो जंगल में फल फूल होते थे उन्हीं को खाकर अपना जीवन जो है व्यतीत कर देते थे। तो क्या हुआ कि शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रकार के भोजन से कुछ भी लेना देना नहीं होता था। परंतु आपने यही याद रखना है कि शाकाहार और मांसाहार दोनों भोजनों मतलब दोनों तरह का जो था प्रचलन था। हमारा अगला पॉइंट है, कपड़ा बुनना इस सभ्यता का प्रमुख उद्योग था। ये तो सभी जानते हैं कि कपड़ों की ज़रूरत जो है हर किसी को होती थी। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता का भी जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था? कपड़ा बुनना। हमारा अगला पॉइंट है, सैंधव समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो कौन कौन से थे वो 4 भाग? विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। तो फ्रेंड्स, आपने ये याद रखना है कि सैंधव समाज 4 भागों में विभाजित था और ये सारे ही जो मतलब भाग थे, जैसे विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक, ये सब आपने याद रखनी है। ये अपने अपने मतलब कर्म के आधार पर इनको बांटा गया था। हमारा अगला पॉइंट है, गेहूं, जौ, चावल, तिल तथा दाल आदि इस सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न थे। अब देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे कि साधु संत जो होते थे पहले के, उन्हें तिल भर भी, तिल मतलब थोड़ा सा भी, तिल भर भी लालच नहीं होता था। उन्हें जो भी भिक्षा में दे दिया जाता था, जो से चौ, कि जो भी भिक्षा में दे दिया जाता था, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या फिर दाल हो, वो मतलब प्रसन्नता के साथ या खुशी के साथ उस चीज़ को ले लेते थे, उस खाद्यान्न को ले लेते थे। तो बन गई हमारी ये भी ट्रिक। अगला है हमारा, काजल, पाउडर, लिपस्टिक, दर्पण आदि साक्ष्यों से इनकी सौंदर्य प्रियता की जानकारी मिलती है। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे कि जो साधु संत होते थे वो सिर्फ कई कई दिन जो है जल पर ही अपना जीवन व्यतीत कर देते थे, मतलब जल पीकर ही जीवन व्यतीत कर देते थे। जल से बन गया काजल, और उन्हें किसी प्रकार का भी भय या डर नहीं था। डर नहीं था मतलब पाउडर, क्योंकि जंगलों में रहते थे तो वहाँ भी उन्हें किसी प्रकार के जंगली जो जानवर होते थे उनका भी डर नहीं था। तो बन गया पाउडर। लिपस्टिक, यानी वो एक जगह पे कभी भी टिकते नहीं थे, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, वो कभी भी एक जगह नहीं टिकते थे, यानी लिपस्टिक। और दर्प घमंड को भी कहा जाता है।
तो उन्हें किसी भी प्रकार का दर्प या घमंड नहीं था। दर्प से बन गया दर्पण। और सौंदर्य आदि से तो उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। तो बस आपने ये जब चीज़ें आपको याद आ जाएंगी तो आपको अपने आप ये याद रहेगा कि सैंधव सब जो मतलब समाज था उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो थी। हमारा अगला पॉइंट है, सैंधव लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था। अब देखिए, कोई भी हो उसे खाने की मतलब आवश्यकता तो होती ही है, और खाने के लिए अनाज उगाना पड़ता है। तो अनाज उगाने के लिए क्या करना पड़ता है? कृषि करनी पड़ती है। तो इसीलिए बस आपने ये याद रखना है कि सैंधव लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था। अगला पॉइंट है, सैंधव सभ्यता ने सर्वप्रथम कपास की खेती शुरू की। किसकी खेती शुरू की? कपास की। अगला हमारा पॉइंट है, हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सैंधव सभ्यता और हड़प्पा एक ही चीज़ है, इस बात में आप कंफ्यूज मत होना कि उन लोगों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि लोहे के अवशेष उस समय नहीं पाए गए हैं। हमारा अगला है, चावल के अवशेष लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। अब देखिए, इसे हम कैसे याद रखेंगे कि जब भी हमें थल यानी ज़मीन पर रंगोली करनी होती है, या जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हो, ठीक है, वो धरती पर ही मतलब करते हैं ना कई बार, तो उसके लिए चावलों को क्या किया जाता है? रंगा जाता है। ठीक है, बन गए हमारे टिक कि थल पर रंगोली बनाने के लिए जब चावल का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें रंग से रंगा जाता है। तो चावल, लोथल और रंगपुर, ये तीनों ही चीज़ें हो गई। तो चावल के अवशेष कहाँ मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर में। हमारा अगला पॉइंट है, लोथल से आटा पीसने वाली चक्की मिली है। अब सभी को पता है कि आटा पीसने की चक्की कहाँ लगाई जाती है? धरती पर, यानी कि थल पर। तो कहाँ से मिली आटा पीसने वाली चक्की? लोथल। ठीक है, आपने थल यानी धरती को याद रखना है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुता हुआ खेत, अब ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। बस आपको ये याद होना चाहिए कि मिट्टी या फिर हल से जब जोते हैं तो हल थोड़ा सा किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। तो बस कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला पॉइंट है, बनवाली से मिट्टी के हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। अब आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि मिट्टी के हल जैसा खिलौना, अगर मान लिए हमें कि मिट्टी का खिलौना चाहिए तो हम क्या करेंगे? उस खिलौने को किसी से बनवाएंगे। बनवाना यानी बनवाली। तो खिलौना तो कोई ना कोई बनाता ही है, तो बनवाली। तो मिट्टी के हल जैसा खिलौना बनवाली से जो है वो प्राप्त हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है, लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब लोथल एवं रंगपुर से, पहले आपने पढ़ा कि लोथल एवं रंगपुर से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे दिया है कि घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो घोड़े की मृण मूर्तियों की बात जब आएगी तो आपने ये याद रखनी है कि मूर्तियां चाहे वो घोड़े की हो चाहे किसी की भी हो, उन्हें थल पर रखकर क्या किया जाता है? रंगा जाता है। ठीक है, घोड़े की मृण मूर्तियां यानी उन्हें थल पर रख के किया जाता है, रंगा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी याद हो गया होगा। हमारा अगला पॉइंट है, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पिंजर प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पिंजर प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। और ये स्नानागार जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है? अनुष्ठानिक स्नान के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? जोदड़ो यानी जोड़। ठीक है, जोदड़ो यानी जोड़ो। अब एक विशाल सा स्नानागार बनाना हो तो उसमें एक एक ईंट को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। बस आप जोड़ शब्द याद रखेंगे तो आपको मोहनजोदड़ो याद आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम कुछ बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो इसके ऑप्शन है, सर जॉन मार्शल, सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन नारबोरो या सर जॉन थसरबी। तो देखिए, इसको कैसे याद करवाया था मैंने कि जब हड़बड़ाहट में लोग यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, किस लिए? इतनी मारा मारी होती है कि वो जान बचाने के लिए भागते हैं। तो बस आपने जान और मारा मारी याद रखनी है, यानी ए ऑप्शन सर जॉन मार्शल। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तो कैसी है सिंधु घाटी सभ्यता? कांस्य युग, लोह युग, ताम्र युग या पूरा पाषाण युग। तो मैंने बताया कि पहले के साधु संत सभ्य होते थे, और अब हमारे मन से ये निकलता है कि काश इस युग में भी वैसे ही साधु संत होते जैसे पहले थे। तो काश यानी कांस्य। तो बन गए हमारी ए ऑप्शन कांस्य युग। मांडा नगर किस नदी पर है? मांडा नगर किस नदी पर है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, सतलुज, सिंधु, रावी, चिनाब। ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को किस वस्तु का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें किस वस्तु का ज्ञान नहीं था? मैंने अभी बताया आपको
कि चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन है, तांबा, कांसा, लोहा या सोना। तो उन्हें लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। हमारा अगला पॉइंट है, मिट्टी के हल जैसा खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ। अगर हमें मिट्टी के हल जैसा खिलौना क्या करना है, लेना हो, तो हम क्या करेंगे उसे। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, लोथल, कालीबंगा, बनवाली या पंजाब। तो हम क्या करेंगे, खिलौना कोई ना कोई तो उस खिलौने को बनाएगा। बनाने से हमें याद आएगा बनवाली। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है यानी प्रश्न है, सैंधव लोगों ने सर्वप्रथम किसकी खेती शुरू की। सबसे पहले उन्होंने किसकी खेती शुरू की, कपास की। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि पेपर, मतलब हमें कोई भी काम करना हो या हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, कुछ भी कार्य करना पड़ता है, तो पता लगता है कि हम इस काम को अच्छे से कर पाएंगे या नहीं, यानी हम पास होंगे या फेल होंगे। तो बस आपने यही याद रखना है कि कपास। तो किसकी खेती शुरू की, कपास की। अगला है, सिंधु सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, मांडा, लोथल एवं रंगपुर या बनवाली। तो मैंने आपको बताया है कि थल पे रंगोली बनानी हो तो चावलों को क्या करना पड़ता है, रंगना पड़ता है। तो बन गया लोथल एवं रंगपुर। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव समाज व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में विभाजित था। 4, 5, 2 या 3। तो फ्रेंड्स ये 4 भागों में विभाजित था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सुरकोटड़ा से किसके अस्थि पिंजर प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ये ऑप्शन है, हाथी, शेर, घोड़ा या गैंडा। तो इसका सही आंसर है घोड़ा। फ्रेंड्स हमारा लास्ट प्रश्न है, आटा पीसने की चक्की कहाँ से प्राप्त हुई है। लोथल, रंगपुर, कालीबंगा या राखीगढ़ी। तो हम आटा पीसने की चक्की कहाँ रखते हैं, थल पे, यानी लोथल। तो हमारा ए ऑप्शन बन गया। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत जरा सी भी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।